आज सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं सरकार और किसानों के बीच जो कल बातचीत हुई वो बेनतीजा रही, लेकिन अभी इस वक्त क्या हालात हैं, क्योंकि आज 7वां दिन है इस आंदोलन का और किसानों ने ये चेतावनी दी है कि अब आंदोलन और तेज किया जाएगा। यहां आप ग्राफिक्स देख रहे हैं। बातचीत से हालांकि कल कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आमने सामने सरकार और किसानों के नुमाइंदे बैठे थे, लेकिन अब किसान ये कह रहे हैं कि आंदोलन और तेज किया जाएगा और ये कैसे तेज होगा ये आपको दिखाई देगा दिल्ली के बॉर्डर पर। कल हालांकि एक बार फिर बैठक होगी किसानों की और सरकार के मंत्रियों की, लेकिन इस बीच जब बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला तो एक निराशा का भाव जरूर किसानों के बीच दिखाई देता है, क्योंकि बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, आप इसे वापस लें। लेकिन सरकार का यह कहना है कि किसानों को भरमाया जा रहा है और इसीलिए कल किसानों को एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। कमेटी बनाने की बात सरकार की तरफ से प्रस्ताव के तौर पर कही गई, जिसको लेकर किसानों ने इनकार कर दिया। लेकिन इस बीच देखिए आज दिल्ली की सीमा पर किसान जो है वो डटे हुए हैं। अब आप ये देखिए कि बैठक पर बैठक, 14 अक्टूबर को बैठक हुई, इसके बाद 13 नवंबर को बैठक हुई। ये दूसरे दौर की बातचीत थी जिसमें कृषि मंत्री भी खुद शामिल थे, इससे पहले सचिव शामिल थे। 1 दिसंबर यानी बीते दिन ये तीसरे दौर की बातचीत थी जिसमें सरकार के 3 मंत्री शामिल हुए। अब 3 दिसंबर यानी कल का दिन जब चौथे दौर की बातचीत होगी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसे बीच का रास्ता निकलेगा, हल निकलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से दिया गया प्रस्ताव आप देखिए। सरकार ये कह रही है कि एक समिति बनाई जाए और इस समिति में सरकार के लोग शामिल हो, किसानों की तरफ से नुमाइंदे शामिल हो, कृषि से जुड़े एक्सपर्ट शामिल हो और इस समिति में कृषि कानून को लेकर एक चर्चा हो। जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, देखिए कृषि विशेषज्ञ हो, इसके अलावा किसानों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो। लेकिन जब ये ऑफर सरकार की तरफ से दिया गया तो इस पर राजी नहीं हुए किसान। समिति रोजाना बैठक करके चर्चा करे और उसके बाद इस पर कोई सहमति बनाई जाए, तो ये सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया, लेकिन किसानों को ये मंजूर नहीं था। पर अब आप ये देखिए कि किसान क्या चाहते हैं सरकार से। उनका साफ स्पष्ट ये कहना है कि कृषि कानून सरकार को वापस लेना होगा, सरकार इसे वापस ले, क्योंकि किसानों को ऐसा लग रहा है कि ये उनके पक्ष में नहीं है। कृषि सुधार कानून में संशोधन हो और ये संशोधन आश्वासन के तौर पर लिखित में सरकार दे, एमएसपी की लिखित गारंटी मिले। हालांकि सरकार के मंत्री खुद प्रधानमंत्री तक ये कह चुके हैं कि एमएसपी और मंडी नहीं हट रही, लेकिन भरोसे की कमी यहां पर दिखाई देती है और इसीलिए किसान बार बार ये कह रहे हैं कि लिखित आश्वासन उन्हें चाहिए। खेती का, एग्रीकल्चर का, कृषि का निजीकरण ना हो, प्राइवेट हाथों में वो ना जाए, ये किसानों की सबसे बड़ी चिंता है। किसानों का कर्ज माफ हो। तो ये वो तमाम बिंदु हैं जिसे लेकर किसानों ने अपने इस आंदोलन को अब और तेज करने की बात की है, क्योंकि कल की जो बैठक रही वो बेनतीजा रही। लेकिन सबसे पहले आप ये सुनिए कि कल जिस बैठक से बहुत उम्मीदें थी, देश भर के किसान उस पर नजरें टिकाए बैठे थे कि आखिर यहां से क्या निकलेगा, दोनों पक्षों ने इस बैठक के बाद क्या कहा। हम लोगों ने किसान यूनियन के नेताओं से कहा कि एक छोटा ग्रुप बना लें और क्लॉज बाय क्लॉज एक्ट पर डिस्कशन कर लें तो ज़्यादा सुविधा होगी। उन सब लोगों को ऐसा लगता था कि जितने लोग आज बैठक में उपस्थित थे सभी लोग एक साथ चर्चा करेंगे तो ठीक है। सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। ज्यादा टाइम उन्हीं क्वेश्चनों पे लग गया है कि आप कमेटी बना लो 5 मेंबरी, इतने मेंबर से बातचीत करना मुश्किल है। सारा पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा है, कोई भी 5 मेंबर इनकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं। सिर फोड़ देगा वो आम किसान, उसका जो 5 नेता होंगे जो भी वो फैसला ले लेंगे। अभी जो फैसला होगा वो जितने लोग आए हैं इतने ही परसों वाली मीटिंग पे आएंगे। जो आज भी हुआ, 5 लोग आगे थे वो बात कर रहे थे, ऐसे ही चलेगा। कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने लिए सहमति नहीं होगी। आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगे, सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति चाहती है तो लोगों का मसला हल करे। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आए, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। किसी हालत में हम धरना नहीं उठाएंगे, धरना नहीं उठेगा। पूरे देश से लोग आ रहे हैं। ये 3 अध्यादेश डेथ वारंट है, इसको आपको वापस लेना होगा।
धरना चालू रहेगा और धरना में और विस्तार भी करेंगे। सरकार मसला हल करना नहीं चाहती, सिर्फ चर्चा करना चाहती है। चर्चा इस करना चाहती है। सरकार ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਠੰਡ 'ਚ बैठ नहीं सकेंगे। हमने उनको बताने की कोशिश की, हमने ये भी कहा छोटी कमेटी बना दो और उसमें डिस्कशन कर लो, लेकिन वो सब लोग का मत ये था कि भाई सभी लोग मिलकर बात करेंगे। तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग मिलकर बात करेंगे। जो आज आए थे वही। सरकार देखिए कंडीशन लगाती है, नए सूरज हमारे ऊपर कंडीशन लगाती है। अब वो कहते हैं कि छोटी कमेटी बनाओ, हमारी भी कमेटी बनेगी और एक्सपर्ट आएंगे, वो बातचीत करेंगे। उनका मनोरथ है कि ये कमेटी बना के इसको ठंडे बस्ते में डाल दो और जो आंदोलनकारी यहाँ पर बैठे हैं इनको घर को भेज दो, इसलिए हमने उसको निकाला है। मीटिंग में यही बात चर्चा चली कि हमने बोला उनको कि जो कृषि कानून आप लाए हैं इनको रद्द करो और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लाए हैं उसको आप वापस लो और जो पराली के ऊपर आपने जो लाए हैं कानून उसको वापस लो। लेकिन वो कह रहे थे कि आप और कुछ नहीं सरकार लेकर आई थी, ये बोल रहे थे कि कमेटी बना लो तो उस पर चर्चा चलेगी क्लॉज बाय क्लॉज। तो हमने उनको बोला कि आप हमसे डेली क्लॉज बाय क्लॉज करिए, हमारी तैयारी है, आप एक्सपर्ट बुलाइए। कह रहे हैं हम अपने एक्सपर्ट बुलाएंगे। हमने उनको बोला आप अपने एक्सपर्ट बुलाइए, हमसे डेली चर्चा कीजिए, कोई बात नहीं, हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब ये कृषि कानून जो आप लाए हैं इनको वापस ले लेंगे, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। तो दोनों पक्षों की ये बात आपने सुनी। हमारे साथ अब चर्चा करने के लिए खास मेहमान आ गए हैं। बीजेपी से संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी हमारे साथ आ गए हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिंघू बॉर्डर से अशोक सिंघल हमारे साथ हैं, कुमार कुणाल मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और हिमांशु मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर। हम अपने राजनीतिक दलों से आए मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अशोक आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सिंघू बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, कल की बातचीत बेनतीजा रही, खबरें निकलकर ये आ रही हैं कि आंदोलन अब और तेज होगा, क्या मायने इसके समझे जाएं? देखिए, किसान ये कह रहे हैं कि कल एक राउंड की बातचीत और होनी है। कल जो बातचीत हुई थी जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और 35 प्रतिनिधि मौजूद थे किसानों के, अभी उसमें हल नहीं निकला। रिटर्न में मांगा क्या है किसानों से कि आपके क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या डिमांड है, पॉइंट वाइज बताइए। आज वो सरकार को लिखित में भेजेंगे, लेकिन पुलिस ने अपने पूरे बंदोबस्त यहाँ किए हुए हैं। किसानों का आंदोलन तेज होगा, किसानों ने ये कहा है, लेकिन अभी पीसफुल चल रहा है। और यहाँ पर मेरे साथ आउटर नॉर्थ के डीसीपी गौरव शर्मा जी मौजूद हैं। गौरव जी, किस ढंग से आपकी पूरी तैयारी, क्योंकि किसान यहाँ से हट नहीं रहा है और कहा जा रहा है कि आंदोलन और तेज होगा? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कल इनके लीडर्स की एक मीटिंग हुई है और डेलीगेशन यहाँ से गया था। हमने उस डेलीगेशन को प्रॉपर एस्कॉर्ट करके भिजवाया। इस बात से ही आपको ये बात समझ आती है कि जो एक बेसिक फैसिलिटेशन इस मुद्दे को रिजॉल्व करने करनी चाहिए, तो दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल तत्पर है और हम अपनी पूरी फैसिलिटेशन इनसे कर रहे हैं। और जैसे आपने ये बताया कि अभी मीटिंग का कोई हल नहीं निकला है, तो उस चीज़ को लेकर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, उसी हिसाब से हमने अपने इंतजाम को बढ़ा रखा है और कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको फेस करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्या पुलिस फोर्स और बढ़ाई गई है यहाँ पर कल के मीटिंग के बाद? नहीं, इसमें थोड़ा सा ये हमारा एक ऑफिशियल स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है, तो मैं इसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे, किसी तरह की असुविधा किसी को ना हो, और उसके लिए जो मुनासिब इंतजाम चाहिए वो हमने करके रखे हुए हैं। लेकिन किसान जिस ढंग से कह रहे हैं कि अभी कोई रास्ता निकला नहीं है, अब जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, और किसान और कई जगह से यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, तो कैसे उसको सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए, आपको जैसा यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि जहाँ जहाँ ये प्रोटेस्ट चल रहा है, हमने इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से कंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं लौटूंगी अशोक आपके पास। कुमार कुणाल मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। कुणाल, जो हिस्सा कम से कम आज के दिन में सबसे ज्यादा प्रभावित है वो वही बॉर्डर है जहां पर आज आप मौजूद हैं। खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि जो लोग अब दिल्ली वासी घरों से निकल रहे हैं, जिनको नोएडा की तरफ जाना है, दूसरे बॉर्डर्स का रुख करना है, वो पहले से ही अपना रूट सुनिश्चित कर लें। क्या आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं ग्राउंड पर? देखिए, दो तरीके की दिक्कत है यूपी बॉर्डर को लेकर के। एक तो नोएडा है, नोएडा में खासतौर पर जो चिल्ला बॉर्डर है वहां सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कल शाम से जब से वार्ता फेल हुई है उसके बाद लगातार वहां पर एक तरीके से सड़क को बंद कर दिया गया है। यानी नोएडा और दिल्ली के बीच जो जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कनेक्शन था वो खत्म हो गया है। दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पर भी लगातार जो किसानों की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर तकरीबन 5 दिनों से किसान टिके हुए हैं। अब भी जो है बातचीत पर हालांकि सबकी नजर है, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई हल नहीं निकलता है तो ये आगे अपनी जो रणनीति है उसमें भी बदलाव करेंगे
अपना आंदोलन है वो भी तेज करेंगे। तो एक तरीके से वेट एंड वॉच की अभी तमाम स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। किसान यही उम्मीद कर रहे हैं कि कल जो वार्ता होगी 3 तारीख को, उसके बाद कुछ हल निकले और उसके बाद जाकर के अगर हल निकलता कल का है तो मैं लौटूंगी आपके पास और हम डॉक्टर संबित पात्रा से भी ये पूछेंगे कि कल की बैठक के बाद आगे क्या रणनीति है। लेकिन एक बार बस दिल्ली नोएडा बॉर्डर का हाल देख लेते हैं। ऐश्वर्या वहां पर मौजूद है, दिखाइए ऐश्वर्या तस्वीरें। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं तो चिल्ला बॉर्डर आपको लेने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ना तो आप इसको पार कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से एक छोर से दूसरे छोर तक बैरिकेडिंग कर दी है। जो किसान जो नोएडा की तरफ से आए हैं उन्होंने दूसरी तरफ अपने ट्रैक्टर लगा दिए हैं, तो ना तो कोई जा सकता है ना ही कोई आ सकता है। जो लोग ये क्रॉस करना चाहते हैं बॉर्डर, उनको इस समय डीएनडी लेने की आवश्यकता है। और पुलिस का कहना है कि जितनी भारी तादाद में यहाँ पे किसान मौजूद हैं, और सुनने में ऐसा आ रहा है कि शायद और किसान भी इस आंदोलन से जुड़ेंगे, ऐसा लगता है कि आज पूरे दिन तो ये बॉर्डर इसी तरीके से सील रहेगा। ठीक है, आपके पास लौटते रहेंगे ऐश्वर्या। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। डॉक्टर संबित पात्रा, तारीख पर तारीख, उसके बाद दूसरी तारीख, फिर तीसरी तारीख और अब चौथी तारीख, कहां पर जाकर ये तारीख रुकेंगी? क्या सरकार कल की बैठक के बाद समझ पाई है? देखिए, आपने देखा कि नरेंद्र तोमर जी जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सही तरीके से कहा कि बातचीत एक तरह से आगे बढ़ रही है। कुछ सजेशन सरकार की तरफ से दिए गए थे कि छोटी कमेटी और एक्सपर्ट कमेटी बनाकर उस पर चर्चा की जाए, मगर किसानों ने कहा कि हम संगठित रूप से और सारी 35 कमेटी एक साथ ही बात करना चाहेंगी। और ये बात देखिए, एक दिन में तो बात समाप्त होती नहीं है। जब बड़े विषय होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आगे के लिए टला भी है और एक और दौर के बातचीत चलने वाली है। इसमें मुख्यतः 2-3 विषय हैं। देखिए, एक जो मिसलीडिंग करने का विषय है, लोगों को भ्रमित करने का, लोगों को बरगलाने का विषय है, उन सब भ्रम को तोड़ना है। मुख्यतः कहा जा रहा है कि एमएसपी नहीं दिया जाएगा, मंडी बंद हो जाएगा और आपकी जो जमीन है उस पर अडानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस वो काबिज हो जाएंगे। ये तीनों बात गलत है। एमएसपी को लेकर न केवल प्रधानमंत्री जी ने हर समय उन्होंने आश्वासित किया कि एक भी कोई समय ऐसा नहीं आएगा जबकि एमएसपी बंद किया जाएगा। दूसरी बात है, एमएसपी को लेकर कल आप देखिए जिस प्रकार से यहां जारी किया गया है बिल के 5th रेफरेंस पॉइंट को, उसमें कहा गया है कि अगर आप मंडी से बाहर भी बेचते हैं तो मंडी से बाहर भी आपको एक गारंटीड प्राइस दिया जाएगा। मेरे पास वो बिल की प्रति है जिसमें मैं पढ़ देता हूं सबकी सहूलियत के लिए। 5वां पॉइंट, द प्राइस टू बी पेड फॉर द परचेस ऑफ अ फार्मिंग प्रोड्यूस may be determined and mentioned in the farming agreement itself, and in case such price is subject to variation, then such agreement shall explicitly provide for a guaranteed price to be paid for such purpose. एक guaranteed price दिया जाएगा। और एमएसपी को लेकर देखिए, इस कानून के आने के बाद, ये 3 जो कानून जिसके बारे में आज विरोध हो रहा है, आपको जान के खुशी होगी मीनाक्षी जी कि ये जो कानून थे 2019-2020 में जो कुल खरीदारी एमएसपी के भाव पे धान की थी वो 266.19 लाख मेट्रिक टन का था। कानून के आने के बाद 2021 में जो धान की खरीदारी हुई है वो 315.87 लाख मेट्रिक टन की हुई है। 19% की बढ़ोतरी हुई है। और चूंकि पंजाब के फार्मर्स काफी हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि ये जो बढ़ोतरी हुई है उसमें 64% कंट्रीब्यूशन अर्थात प्रोक्योरमेंट पंजाब से ही किया गया है। तो देखिए कहां पर एमएसपी की कमी हुई है। डॉक्टर संबित पात्रा, किसानों का ही सवाल मैं आपसे सीधा पूछ लेती हूं। कल भी लगातार ये सवाल उठ रहा था, हमने ये कानून नहीं मांगा तो आप क्यों लेकर आए? दूसरा सवाल ये था, जिस बात का आप एमएसपी का जिक्र कर रहे हैं, यहां पर कमी दिखाई दे रही है भरोसे की। मैं मान रही हूं आपकी बात कि सरकार के तमाम बड़े मंत्री, खुद प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं कि ऐसा कुछ खत्म नहीं होने वाला, लेकिन अगर उसके बाद भी किसान कन्विंस नहीं हो पा रहा, इसका मतलब सीधे तौर पर भरोसे की कमी जमीन में उनके जहन में दिखाई देती है। इस भरोसे को जीत पाने में सरकार क्यों नाकाम रही? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता मीनाक्षी जी, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, और किसान हमारे अन्नदाता हैं और बिल्कुल हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने अन्नदाता को समझाएं और कहीं भी अगर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है उस भ्रम की स्थिति को दूर करें। ये परिस्थिति पूरे हिंदुस्तान में नहीं है कि हर कोई किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। अभी बिहार में चुनाव हुए, अभी 12 राज्यों में चुनाव हुए, 50 से अधिक सीटों पर बाईपोल हुए। आप नतीजे उनके देखिए, और अधिकांश इनमें से जो वोटर थे, एक बड़ा चंक, लगभग 30 से 40% का जो चंक होता है वोटर्स का, वो किसान ही होता है। अगर किसान हमसे रूठ गया होता तो वो नतीजे बिहार हो, चाहे वो नतीजे कर्नाटक में हो, चाहे अन्य राज्यों में हो, इस प्रकार के नतीजे कभी नहीं आते। हाँ,
जहां तक हरियाणा, पंजाब, यहाँ की परिस्थिति का सवाल है, यहाँ आड़त का सिस्टम, जो मंडी सिस्टम है, वो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है। जो आपके निर्दलीय विधायक हैं, वो साथ छोड़कर जा रहे हैं, वो भी तो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं ना। आपका एक एलआई पहले ही जा चुका है, अकाली दल आपका इतना पुराना एलआई आपको छोड़कर चला गया। जो लोग ये कहते हैं कि वो किसानों की राजनीति करते हैं, किसान परिवारों से आते हैं, किसान नेता खुद को कहते हैं, वो तो आपको छोड़कर जा रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा और यही समझा रहा था कि पंजाब और हरियाणा में जो आड़त सिस्टम है, मंडियों की संख्या आप देखिएगा, और आड़त सिस्टम एक प्रबल सिस्टम है, तो स्वाभाविक रूप से वहां के जो आड़तीय बंधु हैं उनको लगता है उससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, पंजाब में लगभग 8% से 10% का कमीशन है। अगर एक छोटा मझौला जो किसान है वो आता है अपने सामान को पंजाब के मंडी में बेचने के लिए, तो जो कुल टैक्स उसे देना पड़ता है, जिसमें आड़तियों का कमीशन भी होता है, वो लगभग 8 से 10% का बैठता है। अन्य राज्यों का अलग अलग हिस्सा है, तो पंजाब और हरियाणा में ये थोड़ा ज्यादा है। तो स्वाभाविक रूप से हम जो अन्नदाता है उसको करदाता बनाना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं वो कर मुक्त हो जाए, मगर आड़तीय चाहते हैं कि वो कर युक्त रहे, क्योंकि उससे उनका कमीशन आता रहे। पंजाब में आपको मैं एक वर्ष के आड़तियों के कमीशन का अभी बता रहा हूं, अमाउंट कितना है, 3,330 करोड़ रुपीस। आप सोचिए 3,330 करोड़ रुपया आड़तियों कमीशन के रूप में मिलता था, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा दुखद विषय उनके लिए रहेगा। मगर ये सिस्टम नहीं बंद किया गया है, ना आड़तियों का सिस्टम बंद किया गया है और ना मंडी की सिस्टम बंद की गई है। अपितु प्रधानमंत्री जी ने परसों बनारस में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मंडी की बढ़ाई जाएगी। केवल इतना किया गया है कि किसानों को ऑप्शन दिया गया है कि वो ये टैक्स देके मंडी में अपने अनाज को बेचे या बिना टैक्स और बगैर टैक्स के बाहर। आप विकल्पों की बात कर रहे हैं, लेकिन संबित पात्रा जी, ये भी एक सच है कि एवरेज किसान के ऊपर जो एक कर्ज है ना, 47,000 रुपए का कर्ज जो है वो हर किसी के ऊपर है। दूसरी बड़ी बात ये, जब आप मंडियों का जिक्र करते हैं, किसानों के मन की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर वो किसी केस में फंस जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला है, या जहां पर उन्हें कानून को लेकर किसी अदालत के दरवाजे तक जाना पड़ता है, कहां किसान के पास इतना रिसोर्स है, इतना संसाधन है कि वो ये सब लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ता रहेगा। किसानों के आंदोलन को खत्म कराने की सरकार की कोशिशों को कल बड़ा झटका लगा। कल कृषि मंत्री के साथ किसानों की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार चाहती थी कि किसान आंदोलन खत्म करें, लेकिन किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। ये 7वां दिन है, किसान टस से मस होने को तैयार नहीं। दिल्ली चलो के आह्वान के साथ किसानों ने 26 नवंबर को राजधानी के लिए कूच किया था। कड़े पुलिस बंदोबस्त की वजह से वो दिल्ली तो नहीं पहुंचे, लेकिन राजधानी की सीमा पर जरूर तब से डटे हुए हैं। 7 दिनों की 7 तस्वीरें देखिए। 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर। तस्वीरें 7 दिन की है, लेकिन एक जैसी। हालांकि शुरुआती तस्वीर पुलिस या सख्ती की है, लेकिन इसके बाद से आंदोलन शांतिपूर्ण है। सरकार और पुलिस ने भी सख्ती का रास्ता छोड़ दिया है और बातचीत शुरू हो चुकी है। ऐसी ही एक अहम बातचीत कल दिल्ली के विज्ञान भवन में 35 किसान संगठनों के साथ हुई, जो बेनतीजा रही। अब तय हुआ है कि कल दिन के 12 बजे फिर से बात होगी। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। आपने फार्मर्स को ये बताने की कोशिश करी कि ये कानून उनके खिलाफ नहीं है? हमने उनको बताने की कोशिश की। हमने ये भी कहा छोटी कमेटी बना दो और उसमें डिस्कशन कर लो, लेकिन वो सब लोग का मत ये था कि भाई सभी लोग मिलकर बात करेंगे। तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग मिलकर बात करेंगे। जो आज आए थे वही। कल की वार्ता तो बेनतीजा रही, लेकिन करीब 4 घंटे की मैराथन बातचीत में मंत्रियों ने नए कानून पर किसानों के ऐतराज को संजीदगी से सुना। बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसके जरिए एमएसपी और एपीएमसी समझाने की कोशिश की गई। प्रेजेंटेशन के बाद सरकार ने कृषि कानून पर एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने प्रतिनिधियों की एक छोटी सी कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। कमेटी में किसान, विशेषज्ञ और सरकारी प्रतिनिधि रखे जाने की बात कही गई, लेकिन किसान नेताओं ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। साथ ही वो कृषि कानून खारिज करने की मांग पर अड़े रहे। अभी जो फैसला होगा वो जितने लोग आए हैं इतने ही परसों वाली मीटिंग पे आएंगे। जो आज भी हुआ
5 लोग आगे थे वो बात कर रहे थे, ऐसे ही चलेगा। आप लोगों की बात सुनी गई पूरी, या आपको लग रहा है जो सवाल आपके थे वो नहीं सुने गए? नहीं, बात तो सुनी गई है पर उसका कोई हल नहीं दिखा। हाँ, क्वेश्चन तो कर दिए है ना, कोई आंसर नहीं मिला है। एमएसपी को लेकर कुछ बात बनी? कोई एमएसपी का कोई बात नहीं हुई है। कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने के लिए सहमति नहीं होगी। आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगे, सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति जाती है लोगों का मसला हल करे। सरकार और किसानों के बीच ये तीसरे दौर की बातचीत थी। पहले दौर की बातचीत 14 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें सरकार की ओर से कृषि सचिव शामिल हुए थे। दूसरे दौर की बातचीत 13 नवंबर को हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर खुद मौजूद थे। तीसरे दौर की बातचीत 1 दिसंबर को हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद रहे। और अब चौथे दौर की बातचीत होगी तो उम्मीद के कोई रास्ते निकले। हिमांशु मिश्रा के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली, आज तक। इस ठंड में अगर किसान सड़क पर खड़े हैं, अगर वो अपने आंदोलन पर अड़े हैं, तो इसलिए कि उनको लगता है कि कृषि कानून उनके खिलाफ जाता है। किसान खासकर पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान अड़े हैं कि सरकार कृषि कानून वापस ले। सरकार कह रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में है, और बात मानने या ना मानने के बीच अब आप ये बात जान लीजिए कि किसान किस मांग पर इस ठंड में प्रचंड विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र के कृषि कानून को वापस लिया जाए, अधिकतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी कानून के दायरे में हो। किसान एपीएमसी भंग करने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका नुकसान होगा। वहीं पंजाब के किसान इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि पराली जलाने को लेकर जो केस हुए हैं वो वापस लिए जाएं, साथ ही गिरफ्तार किसानों की रिहाई हो। वैसे किसानों की एक मांग नए बिजली बिल का भी विरोध है। विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि ये बिल पास हो गया तो बिजली वितरण का निजीकरण हो जाएगा, जिससे बिजली महंगी होगी और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी और दूसरी राहतें खत्म हो जाएंगी। एक तरफ किसानों की मांग है तो दूसरी तरफ पंजाब के किसानों की समस्या है। जब किसानों का आंदोलन पंजाब से दिल्ली के लिए कूच किया तो इन बड़ी बड़ी गाड़ियों से सवाल उठा कि क्या चंद खाए पिए अघाए किसानों ने आम किसानों के नाम पर सरकार को बदनाम करने की साजिश रची है। इसके लिए आप पंजाब के किसानों का हाल समझ लीजिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पंजाब के ज्यादातर किसान गरीब और बेबस हैं, और उनकी ये बेबसी इस आंदोलन में सड़क किनारे साफ साफ दिखती है। एक गलतफहमी ये भी है कि पंजाब का किसान साधन संपन्न है और बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब का हर तीसरा किसान गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहा है और बेहद तनाव में जीवन जी रहा है। यही कारण है कि पंजाब के कई किसान अब तक तनाव में आकर आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि वो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। इसी कर्ज के बोझ के तले दबने के कारण या फिर आमदन घटने के बाद अब किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं। पंजाब और हरियाणा देश के वो इलाके हैं जहां हरित क्रांति हुई थी, जहां गेहूं की बम्पर उपज ने 50 साल पहले हिंदुस्तान का पेट भरने का बीड़ा उठाया था। लेकिन उस पंजाब में किसानों का हाल ये है कि हर तीसरा किसान गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर करता है। पंजाब के 96% किसान गरीब हैं, जबकि अमीर किसान सिर्फ 4% हैं। यहाँ तक कि छोटे और मंझोले किसान भी तनाव में ही रहते हैं। इनमें हजारों किसान अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। 2000 से 2011 के बीच 3500 से ज्यादा किसानों ने खराब माली हालत के कारण खुदकुशी कर ली। इसीलिए जानकार मानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के न रहने से गरीब किसान और बदतर जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। आज जो किसानी का संघर्ष चल रहा है उसमें जो 3 मुद्दे बिल्कुल उभर के आगे आ रहे हैं कि एक तरफ से सरकार की तरह से आश्वासन मिलना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट पूरी होगी ग्रेन्स की, चाहे वो वीट हो चाहे पैडी हो, और एमएसपी भी उसके सही माने में मिलते रहेंगे। हालांकि पंजाब से चलकर दिल्ली तक पहुंचे किसान आंदोलन में कॉन्ट्रैक्ट खेती का भी विरोध हो रहा है, जबकि पंजाब में पहले से कॉन्ट्रैक्ट खेती चल रही है।
4 हेक्टेयर से कम जोत से ज्यादातर किसानों की जमीन को किराए पर लेकर बड़े किसान खेती कराते हैं। इस बीच पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसानों की जोत छोटी हो रही है। इसके कारण छोटे किसान या तो अपनी जमीन बेच रहे हैं या बड़े किसानों को किराए पर दे रहे हैं। लेकिन बात एमएसपी पर अटकी हुई है तो इसलिए कि हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर किसानों की आमदनी उससे सीधी जुड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक सरकार किसानों से जो अनाज एमएसपी पर खरीदती है उसका 90% तक पंजाब और हरियाणा के किसानों से आता है। अब किसान इन सारे सवालों के बीच अपने लिए एक ऐसा जवाब मांगने दिल्ली के दरबार में आए हैं जो उनके बच्चों की बेहतरी का रास्ता खोल सके। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। तो सरकार के साथ कल हुई बातचीत बेनतीजा रही किसानों की, लेकिन अब कल फिर अगले दौर की बातचीत होगी। लेकिन इस बीच आज जो परिस्थिति सड़कों पर दिखाई दी आंदोलन की वजह से, आपको ये भी बता देते हैं क्योंकि जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर स्थिति ट्रैफिक को लेकर देखिए बेहद खराब है। आपको इस वक्त नक्शे पर हम दिखा रहे हैं कि सिर्फ डीएनडी खुला है, लेकिन उसके अलावा NH-24 खुला है, लेकिन चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहां पर किसानों के आने और प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर इस रूट को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हम आपको ग्राउंड से भी अपडेट देंगे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी से और आलोक शर्मा जी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। आलोक जी, पहला सवाल मैं यहां पर अब आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि पहले पड़ाव में आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। जिस भरोसे की कमी का मैं जिक्र कर रही हूं, सरकार की विश्वसनीयता पर अगर किसान सवाल खड़े कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं ये सिर्फ बीजेपी की ही सरकार में हो रहा है। उससे ज्यादा समय तो आप लोगों ने शासन किया, लेकिन किसानों की बदहाली तो सुधरी नहीं इतने सालों में भी, सालों क्या दशकों में। देखिए, मुझे लगता है कि किसानों की जो सिचुएशन है उसमें बहुत सुधार आया था, ऐसा नहीं कि नहीं आया। भाखड़ा नांगल बांध से लेकर हरित क्रांति से लेकर और नहरों के जाल से लेकर पूसा इंस्टीट्यूट, IAR इंस्टीट्यूट, तमाम चीजें कांग्रेस के शासनकाल में डेवलप हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून लाया है आज का विषय है। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि आप जो अभी समृद्ध जी कह रहे थे कि गारंटेड प्राइस है, फार्मिंग एग्रीमेंट के अंदर होगा। फार्मिंग एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? किसान और प्राइवेट पार्टी के बीच में होगा। और वो गारंटेड प्राइस क्यों नहीं आपने मेंशन किया? उस गारंटेड प्राइस की जगह अगर आप MSP वर्ड डाल देते तो क्या दिक्कत हो जाती? दिक्कत ये हो रही है कि विश्वास इसलिए नहीं है मीनाक्षी जी कि नीयत में खोट है। नीयत में इसलिए खोट है कि अडानी को FCI से गोडाउन किराए पे देने हैं पूरी तरह से, जो हमारे और हमारे पुरखों की जो इनकम टैक्स और तमाम टैक्सेस से जो FCI जैसे गोडाउन खड़े हुए हैं तमाम उनको FCI को देना है। आज हम पूछना चाहते हैं कि भरोसे की कमी क्यों है? 3 महीने से किसान पंजाब में भरोसे की कमी देखिए नहीं गया। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतिहास पर नजर डालनी पड़ेगी ना। स्वामीनाथन कमेटी आपके दौर में बनी, आपके समय में बनी, 10 साल तक वो रिपोर्ट यूं ही पड़ी रही। 10 साल तक उस रिपोर्ट पर किसी ने पलट कर देखा नहीं। किसानों की जो बदहाली है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, MSP सब बोल रहे हैं, लेकिन जमीन पर तो हकीकत ये है MSP क्या किसानों को हर फसल पर मिल जाता है और गारंटीड प्राइस के बाद भी क्या उससे कम पर किसान फसल बेचने को मजबूर नहीं होते? तो इसके लिए तो हर दल की सरकार जिम्मेदार है ना। मीनाक्षी जी, मैं उत्तर दूं। देखिए, मुझे लगता है स्वामीनाथन कमेटी की 49 रिकमेंडेशंस हमारे टाइम पे मानी गई थी, 74 में थे, लेकिन 700 पेज का एफिडेविट इस केंद्र की सरकार ने 2016 में दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम लागत का 1.5 गुना मूल्य नहीं दे सकते। क्या सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं दिया गया था? ये 700 पेज लंबा चौड़ा एफिडेविट था। दिक्कत यह है कि पहले बीजेपी तय करे कि ये अन्नदाता है या आतंकवादी है। इनके तमाम लीडर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट याद दिला रहे हैं। एक मिनट कि आपने कह दिया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जो है लागू करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, आलोक जी कंप्लीट करिए, फिर संबित पात्रा जवाब देंगे। 2 चीजें और उठाई थी, मैं उनका उत्तर और दे देता हूँ। ठीक है, प्लीज जल्दी बोलिए सर। इन्होंने कहा कि जो तमाम लोग हैं आज बीजेपी को छोड़ के कोई पार्टी इनके साथ नहीं है, इवन अकाली दल भी यहाँ पर इनके साथ नहीं है। बात आई दूसरी इलेक्शन की। इलेक्शन कैसे जीते जाते हैं और क्या क्या होता है इलेक्शन में, पूरे देश देख रहा है। इलेक्शन नहीं भी जीतते हैं तो भी सरकार बना लेते हैं। तीसरा विषय इन्होंने आड़तियों का उठाया। भ्रम न फैलाएं फिर दोबारा से। आड़ती सिस्टम केवल हरियाणा और पंजाब में नहीं है, यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, और कहीं पर आड़तियों का चलिए ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। हरियाणा और पंजाब में ज्यादा नहीं। संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर हम ग्राउंड की हकीकत भी दिखाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता कहेंगे कि ये आड़ती जो है ये भी आतंकवादी है। ठीक है, सुन लेते हैं। यहाँ पर बार बार डिस्कशन हुआ MSP का। चलिए, आप हमारी बात मत मानिए,
आप याद करिए स्वामीनाथन जी, प्रोफेसर स्वामीनाथन, जिनकी अध्यक्षता में आयोग बैठी थी, 2006 में जो रिपोर्ट के विषय में जिक्र अभी आपने किया, वो रिपोर्ट आया था। जब इसको मोदी जी ने लागू किया तो स्वामीनाथन जी ने खुद एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि नाउ माई ड्रीम्स हैव फाउंड फेदर, दे हैव फाउंड विंग्स। अब जो सपना मैंने देखा था किसानों को लेकर, मोदी जी ने उस सपने को साकार किया है। ये खुद स्वामीनाथन जी ने किया था। तो इस पे हमारी बात को आप विश्वास न करें, कम से कम स्वामीनाथन जी नहीं, कोई हलफनामा नहीं दिया था। वो कैलकुलेशन की टेक्निक को लेकर था, किसी प्रकार का हलफनामा नहीं है। कहा गया था ना कि अगर हलफनामा ये कहा गया था ना कि अगर ये लागू कर दिया गया तो महंगाई बढ़ जाएगी। ये कैलकुलेशन दिए गए थे ना सुप्रीम कोर्ट को। मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। जमीन को जोड़ करके एमएसपी कैलकुलेट करना, ये तो ऑन रिकॉर्ड है संबित पात्रा जी। मैं तो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। नहीं, ऑन रिकॉर्ड जो बात है वही बता रहा हूँ कि जमीन के कॉस्ट को जोड़ के एमएसपी की कैलकुलेशन थी। सरकार ने कहा उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में या उड़ीसा के किसी डिस्ट्रिक्ट में जमीन की रेंटल की भाव जितनी होगी, गुड़गांव में जमीन का रेंटल का भाव उतना नहीं होगा, वो बढ़ के होगा। इसलिए इसको इक्वलाइज करके एक मत पर एमएसपी कैलकुलेट करना ये उचित नहीं होगा। ये तो आप भी मानेंगी कि गुड़गांव में उनके जो किराए होते हैं या जमीन का कॉस्ट जो होता है वो बहुत अधिक है। उड़ीसा के किसी कोने में, किसी गांव में वहां बहुत कम होता है। तो इसको इक्वलाइज करके एमएसपी कैलकुलेट करना ये संभव नहीं है। और बिल्कुल सही बात कहा, आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। देखिए संबित जी, मैं बहुत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ। किसानों के मन में जो आशंकाएं हैं वो देखिए यही बात है कि कागज पर लिखा कानून जब जमीन पर उतरता है तो उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। उन कॉम्प्लेक्सिटीज से लड़ने के लिए किसान कितने दरवाजों पर जाएगा, इतना उसके पास संसाधन है, यही उनकी चिंता है। जवाब देता। अब आप खुद देखिए ना, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे की याद दिलाई तो आपने मुझे 3 बारीकियां उसकी समझा दी ना, टेक्निकलिटीज। किसान को समझा पाएंगे, जमीन पर वो इतना समझ पाएगा, इतना लड़ पाएगा? क्यों नहीं समझाएगी? बड़ी बड़ी कंपनियों से लड़ जाएगा क्या? कैसे लड़ेगा? मैं आपको बताता हूं। 1991 में जब ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो इसी प्रकार का डिबेट हुआ कि पूरा विश्व हिंदुस्तान में घुस आएगा और हिंदुस्तान डूब जाएगा। उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपको या तो पद्मिनी गाड़ी खरीदनी थी या तो एम्बेसडर खरीदना था। आप मारुति भी खरीद सकते हैं, आप दूसरी गाड़ी भी खरीद सकते हैं। उस समय आपके पास ऑप्शन नहीं था। आप तो कोनार्क टीवी खरीदे या अपट्रॉन टीवी खरीदे। अब आप सैमसंग भी खरीद सकते हैं, दूसरी टीवी भी खरीद सकते हैं। तो क्या हमारा देश डूब गया? उस समय भी लोग सड़कों पर थे और कह रहे थे कि नहीं, देश डूब जाएगा, ये ऑप्शन खुले नहीं होने चाहिए। मगर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो देश आगे बढ़ा। आज फार्मिंग सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ा लिबरलाइजेशन का मौका है। वो फार्मर हमेशा दूसरों के चंगुल में क्यों रहेगा? डेडलाइन आ रही है, 1 साल बचा है उस डेडलाइन में। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था ना, जो सड़क पर बैठे हैं वो ये भी याद दिला रहे हैं सरकार को। उस डेडलाइन का सिर्फ 1 साल बचा है और आप देखिए कि एवरेज इनकम कितनी है किसान की, 12,000 रुपए। कैसे होगी दोगुनी? यही सवाल है। आलोक जी फटाफट एक कमेंट करिए, फिर मैं ग्राउंड पे जाऊंगी। ठीक है आलोक जी, कमेंट करिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो 2022 का जो भ्रम फैलाया गया था कि आय दुगनी हो जाएगी, 54 रुपए से 80 रुपए तो डीजल का रेट हो गया। 560 रुपए वाला जो खाद का कट्टा था वो 1450 का हो गया। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के प्राइस 300 से 400% बढ़ गए। अब बताइए कैसे दुगनी होगी? इन्होंने 1991 का जिक्र किया संबित जी ने। आलोक जी, हम पर बात करते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा सुझाव है इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए? नहीं, ठीक है ना, आप जब शासन में थे सर, देखिए सुनिए मेरी बात सर, हम किसानों के लिए हल की बात कर रहे हैं। जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं ना, वहां भी कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। क्या आपके पास ऐसा कोई मॉडल, ऐसा कोई उदाहरण है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं आज की तारीख में? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई होती इस बिल से पहले तो कांग्रेस पार्टी जरूर सजेस्ट करती, एक नहीं 10 उदाहरण सब सजेस्ट करती। लेकिन जो विषय उठाए गए मुझे उनका उत्तर देने दीजिए। उन्होंने कहा 1991 में लिबरलाइजेशन आया, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ओपन की गई। मुझे लगता है बीजेपी सबसे ज्यादा सड़कों पर थी। मोदी जी का 2013 का संबित जी अगर भाषण सुन लें एमएसपी वाला और राजनाथ सिंह जी का सुन लें तो मुझे लगता है इनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और जहां तक बात ऑप्शन की है कि आज मारुति होगी और पीएच होगी और एम्बेसडर होगी, भाई किसानों के पास तो आज भी ऑप्शन है। इस कानून से पहले भी ऑप्शन था कि वो कहीं भी जाकर बेचें। आप लोगों ने जो चालाकी की है वो ये की है कि आपने होल्डिंग की कैपेसिटी को हटा दिया है कि आज आप किसान से
कोई भी व्यापारी जो है वो किसी भी लिमिट पर ठीक है, जवाब दीजिए डॉक्टर पात्रा। आपने होर्डिंग की कैपेसिटी हटा के किसान का गला दबा दिया है। ऑप्शन पहले भी था, अगर ऑप्शन पहले भी था और मंडी पे डिपेंडेंसी पहले नहीं थी तो फिर आज ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? छोटे किसानों के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। लाइसेंसधारी मंडी में जाकर केवल वहीं पर वो अपने अनाज को बेच सकते थे और यह हालत होती थी कि अगर छोटा किसान, गरीब किसान अपने अनाज को घर से उठा करके, फार्म लैंड से उठा करके मंडी तक आता था तो किसी भी कीमत पर उसे बेचना ही पड़ता था औने पौने दाम पे, क्योंकि वापस लेके जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन की चार्ज भी पड़ते थे, इस कारण से उसे बेचना ही पड़ता था। आज किसान के घर पे जाके, किसान के देवड़ी पे जाके खरीदारी हो सकती है और उसका भुगतान उसके मनचाहे प्राइस पे हो सकता है। पूरे देश भर में 10,000 एफपीओ दोनों अपने अपने पॉइंट्स बार्गेनिंग पावर बढ़ाना। आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। डॉक्टर संबित पात्रा कह रहे हैं किसानों की बार्गेनिंग पावर बनाने के लिए हम कानून लेकर आए हैं उनके हित के लिए। अशोक सिंघल, आप जब किसानों के बीच मौजूद हैं, आप लगातार इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, जो भी आश्वासन दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, किसान कहीं पर किसी हद तक किसी भी तरह से प्रभावित हो रहे हैं क्या? उससे कुछ फर्क पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या सरकार बार बार कह रही है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कानून जो है क्रांतिकारी कदम है, इससे फायदा होगा किसानों का, गुमराह किया जा रहा है किसानों को। लेकिन एक फर्क इतना पड़ा है कि जो डेडलॉक बना हुआ था सरकार और किसानों के बीच में, कल बैठक हुई है, ये किसानों ने खुद भी माना है कि एक पॉजिटिव स्टेप है। जो कंडीशन लगा रही थी सरकार वो भी नहीं है, बुराड़ी जाने की बात कर रही थी, तो वो अनकंडीशनल बातचीत हुई है। कल फिर बातचीत होगी, तो किसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सरकार रास्ता निकालेगी और बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं, ये बात किसान मान रहे। लेकिन अभी तक उनको ये है कि जब तक किसान की उम्मीद, तीनों कानून वापस नहीं होते, कल की बैठक को लेकर उम्मीदें काफी हैं, तब तक दिल्ली नोएडा बॉर्डर चल लेते हैं। ऐश्वर्या वहां पर मौजूद हैं। ऐश्वर्या, दिन बढ़ने के साथ अब वहां पर परिस्थितियां और बदलेंगी, दिखाइए इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर। देखिए, आपको बता दूं, परिस्थिति जरूर बदलेगी, लेकिन किसान जो है पूरी तैयारी के साथ आए हैं। एक इस कोने में आपको मैं दिखा दूं किस तरीके से खाने की तैयारी चालू हो चुकी है। तो किसान ये जो है अपना मानस बना के आए हैं, उनको मालूम है कि यहाँ पे काफी लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है। ट्रैक्टर के अंदर देखिए खाना बनना अब चालू होने वाला है, तो खाना भी यहीं बनेगा, रहेंगे भी यहाँ पे जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती है। और जो हमें यहाँ मालूम पड़ा है, जितने किसान हैं यहाँ पे, शाम तक इनकी तादाद दुगनी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई और इलाकों से भी किसानों ने चलना शुरू कर दिया है। अब सारी निगाहें कल की 12 बजे की मीटिंग पे टिकी हुई हैं। अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती है तो जिस तरीके से ये बॉर्डर बंद हुआ है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली के और बाकी बॉर्डर भी इसी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। कुमार कुणाल मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। कुमार, कल जो बैठक हुई उसके बाद आज जब आप किसानों के बीच मौजूद हैं, किस तरह के डिस्कशंस, किस तरह की चर्चा आप किसानों के संगठन के भीतर या ग्रुप्स के भीतर देख रहे हैं? देखिए, आज जो एक माहौल जो बदला है, आपने पूछा भी था अशोक से भी कि क्या माहौल बदला है। माहौल बस इतना बदला है कि लोगों को ये उम्मीद है कि बातचीत तो चल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 3 बिलों पर सरकार अपना रुख बदलेगी, उसको लेकर के जो एप्रीहेंशन है, जो चिंता है, वो किसानों की है। और किसान यहाँ पर तस्वीरों में भी आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डटे हुए हैं। तमाम जो अपने दैनिक कामकाज है वो भी चल रहा है। क्या बातचीत से आप लोगों को लगता है कि कुछ बात बदलने की क्या आसार है? अभी तो कुछ नहीं लगता बदलने के आसार, लेकिन एक बात तो बताओ, बातचीत की जरूरत नहीं पड़ती कहीं भी। किसान एक एमएसपी मांग रहा है, उस पर तुम बातचीत करने चल रहे हो। तुमने 3 कानून बना दिए, किसानों ने बातचीत नहीं करी। किसान चाह रहा है एक एमएसपी कानून बनवाना, क्या बातचीत है उस पर? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बातचीत का गैप था उसकी वजह से ये पूरा आंदोलन खड़ा हो? देखिए, जितने अब 4-5 रोज हमें यहाँ हो चुके हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल भी यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी आपके द्वारा ये सूचित कर दे कि हमने ये कानून बना दिया है किसानों के लिए, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। वरना जब तक ये कानून नहीं बनाते हैं, हमारी मांगे नहीं मानते हैं, तो हम 3-4 महीने का राशन लेके चले यहीं डटे रहेंगे। बात यही है मीनाक्षी की, 3-4 दिन हो चुके हैं, 3-4 महीने की तैयारी है, बात आर पार की है। कहा जा रहा है कि तीनों कानून है, उस पर अगर सरकार किसी भी तरीके से बातचीत नहीं करती है, उस पर कोई भी मैं लौटूंगी कुमार आपके पास। एक क्लोजिंग कमेंट संबित पात्रा फटाफट यहाँ पर दे दीजिए। जो किसान कह रहे हैं एमएसपी पर कोई लिखित आश्वासन के लिए सरकार मानेगी आगे? देखिए, सरकार और किसानों के बीच में बातचीत चल रही है। टीवी पर मैं नहीं कह सकता हूं बातचीत किस ओर जाएगा,
मगर एमएसपी को लेकर नरेंद्र तोमर जी ने कहा है आज तक 50 वर्षों में भी कांग्रेस पार्टी ने भी लिखित रूप से नहीं दिया, क्योंकि एक प्रशासनिक डिसीजन होता है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन नहीं होता है। क्योंकि आप हर सीजन के क्रॉप के लिए अगर एमएसपी बदलेंगे तो कितनी बार संशोधन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक प्रशासनिक नतीजा होता है, निर्णय होता है। प्रशासनिक निर्णय बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान भी इसी बात पर अड़े हुए हैं।